ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, परिभाषिक शब्दावली देखा था अकाउंट से संबंधित। व्यवसाय क्या होता है, व्यापार क्या होता है, लेन देन क्या होता है, क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, क्रय वापसी क्या होता है, विक्रय वापसी क्या होता है। ये सब सारी बातें अपन देखे थे। क्या हुआ, नींद आ रहा है? तो ये सब सारी बातें अपन देखे थे कि नहीं देखे थे? ठीक, तो आज हम लोग सारी डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, 4 चीज़ें बताई थी, संपत्ति, दायित्व, आय और व्यय। मैंने बोला था इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संपत्तियों के बारे में। किसके बारे में? संपत्ति। बचपन से सुनते आओ संपत्ति संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या होता है? जनरली प्रॉपर्टी। व्यापार के क्षेत्र में संपत्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, संपत्ति का मतलब वो होता है ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें आपको लगे कि उस लेन देन को करने के बाद इस पे मेरा अधिकार उत्पन्न हो रहा है, कोई चीज़ पे आपका अधिकार उत्पन्न होगा, वो आपकी संपत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संपत्ति। जैसे बचपन में आप साइकिल लेने कभी गए होंगे, तो जब पापा के साथ साइकिल लेने जाते थे तो साइकिल लेने जब गए तब आपको उस साइकिल से दोस्ती नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही आपने साइकिल पसंद किया और पापा ने जैसे ही उसका पेमेंट किया, जैसे साइकिल का, तुरंत क्या हुआ, आपका ध्यान बिल्कुल उस साइकिल की तरफ लगे रहता था। वो साइकिल जो आपने पसंद किया बस उसी की तरफ आपका ध्यान लगे रहता था। पीछे 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 वो जहाँ होता है ना, साइकिल को कसने ले जा रहा था, उसके पीछे 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 जा रहे हैं। बाकी साइकिल से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस साइकिल से खास लगाव हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए पैसे का भुगतान किया है। अब जैसे ही आपने पैसे का भुगतान किया, वो संपत्ति क्या हो गई? आपकी हो गई। इसको बोलते हैं संपत्ति। आया बात समझ में? क्या बोलते हैं? संपत्ति। समझ में आ गया संपत्ति का मतलब? अब देखो, अकाउंटेंसी में संपत्ति का 2 प्रकार की होती है संपत्ति। सबसे पहला होता है स्थायी संपत्तियां। कौन सी संपत्ति? स्थायी संपत्तियां होती है, ठीक है। और दूसरी संपत्ति होती है चालू संपत्ति। चालू संपत्तियां। अब सबसे पहले बात करते हैं स्थायी संपत्ति। इसको स्थायी संपत्ति बोलते हैं या फिर गैर चालू संपत्तियां भी कहते हैं। गैर चालू संपत्ति। पहले तो आप लोग स्थायी वर्ड का मतलब जानिए। स्थायी संपत्तियां या गैर चालू संपत्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, स्थायी संपत्ति का मतलब क्या होता है? स्थायी का मतलब क्या होता है? स्थिर। मतलब ऐसा कोई भी संपत्ति जिसका मूल्य वर्ष के शुरुआत से लेकर वर्ष के अंत तक एक समान होता है, उसको बोलते हैं स्थायी संपत्ति। जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति है, 1 जनवरी है और साल का अंतिम दिन कौन सा होता है? 31 दिसंबर होता है। 1 जनवरी होता है और साल का अंतिम दिन क्या होता है? 31 दिसंबर। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जिसका मूल्य क्या है? बिल्कुल फिक्स है, एक समान है, उसको अपन बोलते हैं स्थायी संपत्ति। समझ में आ गया? या फिर इसको पहचानने का और एक तरीका है। क्या तरीका है? ऐसी कोई भी संपत्ति जिसको रोकड़ में बदलने में आपको बहुत लंबा समय लगे, कम से कम 8-9 महीना लगे या कम से कम साल 2 साल लगे। रोकड़ में कैसे बदलते कोई भी संपत्ति को? रोकड़ आप पैसे बदलते ना, कैसे बदलोगे रोकड़ में? बेच के। वेरी गुड। क्या करके? बेच के। तो कई संपत्ति ऐसी होती है जिसको बेचने में काफ़ी समय लगता है। मैं बोलूँगा एक पेन है, उसको बेचो, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में बेच लोगे। मैं बोलूँगा बिल्डिंग बेचो, कम से कम साल भर का समय लगेगा। जमीन बेचो, साल भर का समय लगेगा, साल 2 साल का कई बार समय लग जाता है। मतलब सोचा आपने, सोचते ही सोचते आपको 2-3 साल हो जाता है, या कई बार मैक्सिमम कितना भी करो 6 महीना तो समय लगेगा ही। मिनिमम भी अगर जाओगे 6-7 महीना लगेगा, लंबा समय लगेगा। जिस संपत्ति को रोकड़ में बदलने में, परिवर्तन करने में लंबा समय लगता है, उसको अपन बोलते हैं क्या? स्थायी संपत्ति। ठीक। अब देखो, स्थायी संपत्ति की भी 2 कैटेगरी है। सबसे पहले बच्चों कैटेगरी होता है, सबसे पहला होता है मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति। मूर्त मतलब मूर्त, मूर्ति होता है ना, मूर्त, वैसा वाला संपत्ति मूर्त संपत्ति। और एक होता है अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। ठीक। तो अब मूर्त संपत्ति में क्या क्या होता है? जैसे मूर्त संपत्ति जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो मूर्त संपत्ति है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भूमि व भवन। भूमि व भवन। उसके बाद संयंत्र और यंत्र। संयंत्र व यंत्र, इसको इंग्लिश में अपन प्लांट और मशीनरी भी कहते हैं। संयंत्र मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री दिखाई देती है आप लोगों को, कई बार ट्रेन में जाते होगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री दिखाई देती होगी, चिमनी निकल रहा होता होगा, वो सारी संयंत्र है। क्या बोलते हैं उसको? संयंत्र। प्लांट बोलते हैं इंग्लिश में उसको। और उसके अंदर में जाओगे तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, जिससे काम होता है। देखना, व्यापार में मशीनें लगी होती है, तो क्या होता है? उसको बोलते हैं यंत्र। समझ में आ गया? इसके अलावा होता है फर्नीचर। फर्नीचर, फिक्सचर, फिक्सचर्स कहेंगे या फिर कहेंगे फिटिंग्स। फिटिंग, फर्नीचर, फिक्सचर या फिटिंग। फर्नीचर को हिंदी में कहते हैं उपस्कर। उपस्कर कहते हैं। फर्नीचर मतलब व्यापार में जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको फर्नीचर दिखाई देता है, रेक वेक दिखाई देते हैं, काउंटर दिखाई देते हैं, सोफा सेट लगे होता है, सब क्या है? फर्नीचर है, व्यापार के, संपत्ति है ये भी। ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई देता है फिक्सचर, जो फिक्स है। जैसे कि मान लीजिए ग्रिल फिक्स है, दरवाजे फिक्स हैं, खिड़कियाँ फिक्स है। फिक्स है ना खिड़कियाँ, इसको बोलते हैं फिक्सचर। वो भी तो संपत्ति है, उसको भी तो पैसा का देकर खरीदे हो। ठीक है। उसके बाद होता है फिटिंग। फिटिंग का मतलब क्या होता है? जो फिटिंग है, जैसे कि फैन हो गए,
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हो गए, स्विच हो गए, स्विच बोर्ड वगैरह हो गए, सब क्या है फिटिंग है, ये भी तुम्हारे क्या होते हैं संपत्तियां कहलाती है। आया बात समझ में। इसके अलावा और क्या संपत्ति हो सकता है? दीर्घकालीन विनियोग। क्या हो सकता है? दीर्घकालीन विनियोग। दीर्घकालीन विनियोग के दो वर्ड है, जैसे तो पहले तो दीर्घकालीन और विनियोग। तो पहले आप विनियोग के बारे में जानो। किसके बारे में जानो? विनियोग। तो विनियोग का मतलब क्या होता है? देखिए विनियोग का मतलब क्या होता है? विनियोग का मतलब ये होता है, देखिए विनियोग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ए नाम का एक बंदा और एक बी नाम का बंदा है। ए नाम का बंदा हर महीने 20,000 रुपये कमाता है। कितना कमाता है? 20,000 पर मंथ कमाता है, ठीक। और यानी कि साल भर का कितना कमा लेता होगा 20,000 में? साल भर का 12 महीने के हिसाब से कितना कमा लेता होगा? 2,40,000। क्या 2,40,000 में इसका घर चल जाता होगा? चलता होगा, ठीक ठाक चले ही जाता होगा। लेकिन वो उसका खर्चे कितने, तकरीबन ये खर्चा करता है, व्यय करता है, घर के खर्चे वर्चे मिला के पूरा 2,40,000 में कितना खर्चा कर लेता है? चलो 2,40,000 में पूरा 2,40,000 ही खर्चा हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं इसके पास अंत में। बस कमा रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा भैया कि पॉसिबल ही नहीं, कितना भी मेहनत करो आपका बचेगा ही नहीं, तो कुछ बचे ही नहीं रहा है, ठीक। उसी जगह एक व्यक्ति है जो महीने का 2 लाख रुपए कमाता है। हर महीने कितना कमाता है? 2 लाख। 12 महीने में कितना कमाया वो? 24 लाख। 24 लाख वो 12 महीने में कमाया। इसका भी खर्चा मान लीजिए उतना ही है जितना इसका था। चलिए इसका खर्चा कितना है? 3 लाख है। 2,40,000 की जगह कितना है? 3 लाख इसका खर्चा। इसने साल भर में खर्चा किया 3 लाख, कितना बच गया इसके पास? 21 लाख रुपए अभी बचा हुआ है, ठीक। अभी क्या करेगा 21 लाख का? क्या करेगा? सेव करेगा, बैंक में जमा करेगा कि घर में रखेगा? सेविंग करेगा। क्यों भाई बैंक में क्यों रखेगा, घर में क्यों नहीं रखेगा? सेव रहता है। तो क्या रहता है बैंक में? बैंक में रखेगा तो उसको ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। समझ में आ गया? ब्याज मिलेगा उसको, कुछ कुछ पैसा। उसका 21 लाख है ना, हो सकता है 1 साल के अंदर उसका 21 लाख जो है 22 लाख बन जाए ब्याज के साथ, और वो पैसा और बढ़ते चले जाए। ब्याज से पैसा क्या होते जाता है? बढ़ते चला जाता है। काम कुछ कर रहा है वो? नहीं, सिर्फ पैसा रख दिया। कुछ काम कर रहा है? काम कर रहा हो, 2 लाख कमा रहा है। काम करके अपने फिजिकली, कोई भी काम करोगे यार, पैसा कमाओगे तो मेहनत तो करना पड़ेगा, आपको समय तो देना पड़ेगा। लेकिन देखो 2 लाख कमाने के लिए वो समय दे रहा है, परंतु 21 लाख के लिए 21 लाख उसने लगा दिया, और 21 लाख का हर साल उसको 2 लाख मिल रहा है। तो 2 लाख कमा रहा है वहाँ से भी साल का। तो वो 2 लाख कमाने के लिए उसको कुछ करना पड़ रहा है? नहीं, बस वो पैसा फंसा दिया, वहाँ पैसा ऑटोमेटिकली आ रहा है। उसी को कहते हैं विनियोग। विनियोग का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कुछ एक्सेस पैसा बचता है तो उस पैसे का आप क्या करते हो? मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। चाहे आप बैंक में जमा कर देते हो, या आप क्या करते हैं, या मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो, या कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लेते हो। तो आपको बैठे बिठा वहाँ से पैसा क्या होते रहता है? आते रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? विनियोग कहते हैं। जैसे KVC में आप गए, 5 करोड़ रुपये जीत के आ गए। कितना जीते? 5 करोड़। अब 5 करोड़ को ले जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिए। अब हर साल उसमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 5 करोड़ का 5% कितना मिल रहा है तुम लोगों को? तकरीबन 2.5 लाख रुपये साल का। नहीं 2.5 लाख, 5% ना। 5 करोड़ का 5% तकरीबन 10% निकालोगे तो 50 लाख है। 25 लाख आपको मिल रहा है। 5 करोड़ का 25 लाख आपको साल का मिल रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं, साल का 25 लाख कमा रहे हो बैठे बिठाए, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। विनियोग बोलते। क्या बोलते? विनियोग। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? ब्याज कम हो जाएगा। पैसा निकालोगे तो ब्याज, देखो पैसा जितना ज़्यादा रहेगा ब्याज उतना ज़्यादा रहेगा। पैसा जितना कम ब्याज उतना कम। समझ में आ गया? ओके, तो ये हुआ विनियोग की बात। अब बात आती है दीर्घकालीन विनियोग। दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है? दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबा समय। तो आप बोलोगे सर लंबा समय, कितना लंबा समय? तो अकाउंटेंसी में दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबा समय का मतलब होता है 1 साल, 1 वर्ष, या 1 वर्ष से अधिक। 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक लंबा समय, मतलब ऐसा कोई भी विनियोग जो आपने 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक समय के लिए किया है, ठीक है। और अल्पकालीन का मतलब क्या हो सकता है? अल्पकालीन का मतलब हो सकता है 11 माह या 11 माह से कम, ठीक है, क्योंकि साल में 12 माह होते हैं एक साल में, तो 11 माह या 11 माह से कम, वो कौन सा होगा? अल्पकालीन होगा। जब भी दीर्घकालीन बोलूँगा दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे गाड़ियाँ, मोटर गाड़ी होता है, वैन होता है, ट्रक वगैरह होते हैं, व्यापार में सब चीज़ें होती हैं ना, गाड़ियाँ, ये हो गई। इसके अलावा अन्य स्थायी संपत्ति, और भी जो अन्य स्थायी संपत्ति होती है ना, उसको अपन कह सकते हैं वो सब सारी संपत्तियाँ क्या होती है? स्थायी संपत्ति, अन्य स्थायी संपत्ति होती है। तो ये सब कुछ स्थायी संपत्ति है कि आपके सामने क्या है? उदाहरण है। तो इसको देख के आपको डरना वरना नहीं है। आया बात समझ में? अब बात आती कौन सी संपत्ति के बारे में? अमूर्त संपत्ति की बात करते हैं। तो बच्चों अमूर्त संपत्ति का मतलब क्या होता है? ऐसी संपत्ति जो है तो परंतु दिखाई नहीं देती है। जैसे कि क्या क्या? जैसे कि क्या? ख्याति। जैसे कि ख्याति। अब ख्याति के बारे में यार अगले साल ही जानोगे तो ज़्यादा बेहतर है, छोड़ो अभी, ठीक है।
छोड़ो इसको, ठीक। इसके अलावा होता है पेटेंट। पेटेंट को हिंदी में अपन कहते हैं एकस्व। क्या कहते हैं? एकस्व। इसका मतलब क्या होता है सर? पेटेंट का मतलब क्या होता है? ठीक, पेटेंट का मतलब ये होता है, पेटेंट या एकस्व का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पानी से चलने वाली कोई गाड़ी बना दी। अभी गाड़ी चलती पेट्रोल से, आप वैज्ञानिक हो, आपने कुछ आविष्कार किया और पानी से चलने वाला गाड़ी क्या कर दिया? बना दिया। अब पानी से चलने वाला गाड़ी बना दी अपने घर पे, ठीक। तो अब आप कौन सा गाड़ी खरीदना पसंद करोगे? पानी से चलने वाला गाड़ी पसंद करोगे या पेट्रोल से चलने वाला पब्लिक गाड़ी पसंद करेगी? पानी से चलने वाला गाड़ी पसंद करेगी पब्लिक को, ऑब्वियस सी बात है, मतलब पानी से चलने वाली गाड़ी चाहिए। तो वो आपके पास पब्लिक है ना, पूरे देश की पब्लिक आपके पास आ जाएगी, भैया हमको भी पानी से चलने वाला गाड़ी बना के दे दो, हमको भी गाड़ी बना के दे दो। तो आप क्या बोलोगे? भैया मेरे को बनाना तो आता है, लेकिन मैं ज़्यादा कितना बना सकता हूँ? 1 बनाऊंगा, 2 बनाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि भाई मेरे पास ना फैक्ट्री है ना उतना मेरे पास क्या है? पूंजी है। क्योंकि भाई गाड़ी बनाने का काम किसका? हीरो कंपनी का है, बजाज कंपनी का है, यामा कंपनी का है, होंडा कंपनी का है, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके पास बड़े बड़े फैक्ट्री है, बड़े बड़े सेटअप्स हैं, वहाँ पे लोग बनाते हैं, मशीनें हैं इनके पास, तो ये बना सकते हैं। हम तो फॉर्मूला दे सकते हैं भैया, उससे ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं। हम ज़्यादा कितना गाड़ी बनाएंगे एक बार में? 1, 2, 3 महीने भर में? यहाँ मांगने वाले कितने आ रहे? लाखों लोग मांगने आ रहे, तो क्या होगा? तो ऐसे में क्या होगा? हीरो कंपनी, होंडा कंपनी, यामा कंपनी आपके पास आएगी और बोलेगी हमारे पास फैक्ट्री भी है, पूंजी भी है, सेटअप भी है, सब कुछ है, बस वो फॉर्मूला हमको दे दो। तो दे दोगे फॉर्मूला उसको? तो तुम क्या बोलोगे? ऐसे थोड़ी ना दे देंगे, पैसे में देंगे फॉर्मूला। अब आप उसको बोलोगे चलो 500 करोड़ रुपए दे दो मेरे को, बोलोगे क्या? 500 करोड़ रुपए दे दो। तो बोले चलो ठीक है, लो 500 करोड़ पकड़ो, वो फॉर्मूला दे दो। तो कंपनी ने, हीरो कंपनी, सपोज हीरो कंपनी को आपने दिया, हीरो कंपनी ने आपको 500 करोड़ रुपए दिया और आपने उनको फॉर्मूला क्या कर दिया? दे दिया, बन गए करोड़पति। 500 करोड़ दिया तो कंपनी ने क्या किया? वो फॉर्मूला ले लिया, अब उससे पानी के बनाने वाला गाड़ी बना रहा है। लेकिन कंपनी ने कुछ चीज़ खरीदा 500 करोड़ में, कंपनी का कुछ खर्च हुआ, जैसे फर्नीचर खरीदते हैं, जैसे ज़मीन खरीदते हैं, वैसी कंपनी ने फॉर्मूला खरीदा 500 करोड़ रुपए दे के। तो कंपनी फॉर्मूला को क्या दिखाएगी? पेटेंट, एकस्व। कंपनी बताएगी कि मैंने क्या किया है, एकस्व खरीदा। तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारे एकस्व खरीदते हैं, इसी को बोलते हैं पेटेंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? या फिर आप डील भी कर सकते हो उसके साथ। 500 करोड़ में नहीं, आप बोले 5 करोड़ एक बार नहीं लेंगे भैया, एक काम करो, जितना बाइक बनाओगे ना, जितना में बेचोगे उसका 20% हमेशा मेरे को देते रहना। जितना बाइक बेचे मतलब ज़िंदगी भर खाते रहोगे बैठे बैठे 20%, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये होता है पेटेंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? इसके अलावा होता है कॉपीराइट। क्या होता है? कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है अधिकार, इसको बोलते हैं अधिकार, क्या कहते हैं इसको? अधिकार, कॉपीराइट बोलते हैं। और इसका अधिकार पत्र कुछ बोलते हैं इसको, अधिकार कुछ पत्र बोलते, पत्र अधिकार कुछ बोलते, इसको बताएंगे आपको बाद में। तो कॉपीराइट होता है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? कॉपीराइट हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉपीराइट। तो ये होता है कॉपीराइट, ठीक है। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट भी एक तरह का पेटेंट की तरह होता है। जैसे जनरली कोई चीज़ का अधिकार, जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में चाय उगाने का अधिकार सरकार देती है किसी को, चाय उगाने का अधिकार सिर्फ आपके पास है, तो सरकार ने चाय उगाने का अधिकार आपको दिया हुआ है, तो उसके बदले में सरकार क्या लेगी आपसे? सर खरीदना पड़ेगा ना अधिकार को आपको, तो पैसा देके सरकार से अधिकार, क्योंकि आप जैसे बहुत लोग हैं अधिकार खरीद लेने वाले, तो जो ज़्यादा पैसा देगा सरकार को वो लेगा। तो ये कॉपीराइट होता है, मतलब आप अधिकार खरीद रहे हो कोई चीज़ को करने का, कोई चीज़ को करने का क्या खरीद रहे हैं अपन? सरकार से अधिकार खरीद रहे, उसको बोलते हैं कॉपीराइट। आया बात समझ में? ये होता है कॉपीराइट। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन होता है, मोबाइल एप्लीकेशन जैसे देखिए हम आपको मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? तो एप्लीकेशन बनाने में भी खर्चा होता है कि नहीं होता है? क्या है हमारा? संपत्ति है ना, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो सिर्फ उसी में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी तो हम लोग खरीदते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वेबसाइट वगैरह डेवलप कराते हैं ना आजकल, तो भैया वो भी दिखाई दे रहा है क्या? स्थायी संपत्ति का, सॉरी कैसी संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति, लेकिन स्थायी संपत्ति। आया बात समझ में? तो ये कुछ स्थायी संपत्ति के आपके सामने क्या थे? एग्जाम्पल्स थे। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम चालू डिस्कस करेंगे। नोट करो। चलिए देखिए, अब हम आपको चालू संपत्ति डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चालू संपत्ति का मतलब क्या होता है? तो देखिए चालू संपत्ति का मतलब होता है, चालू संपत्ति का मतलब क्या होता है? तो चालू, जैसे स्थायी संपत्ति का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी संपत्ति जिसका मूल्य 1 जनवरी से लेकर, साल के शुरुआत से, मान लीजिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एक समान रहता है। तो चालू संपत्ति में क्या होगा? ऐसा कोई भी संपत्ति जिसका मूल्य साल भर क्या होते रहता है? बदलते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उसको बोलते हैं चालू संपत्ति। क्या बोलते हैं? या फिर ऐसी कोई संपत्ति जिसका मूल्य साल भर बदलते रहता है, या फिर
स्थायी संपत्ति को रोकड़ बदलने में कितना समय लगता था? लंबा समय लगता था। यहाँ पे इसमें संपत्ति को बदलने में बहुत अल्पकालीन समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, मुश्किल से 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर आप उसको रोकड़ बदल लोगे, बहुत कम समय में रोकड़ बदल लोगे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? चालू संपत्ति बोलते हैं। चालू संपत्ति के क्या क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि हस्तस्थ रोकड़। कैसा रोकड़? हस्तस्थ रोकड़। हस्तस्थ रोकड़, हस्तस्थ रोकड़ यानी कि हाथ में रोकड़, ठीक है, रोकड़ा पैसा। देखो चालू संपत्ति कैसे? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक दुकान के सामने खड़े कर दूं, बोलूँ सभी इसके गले में 2000 रुपये है। अब मैं बोलूँगा जाओ तो 3 घंटा घूम के आ जाओ। मैं बोलूँगा अब बताओ उसके गले में कितना पैसा होगा? गारंटी के साथ बोल सकते हो अभी भी 2000 होगा? बदल सकता है सर, उसने माल बेचा होगा तो बढ़ गया होगा, माल खरीदा होगा तो घट गया होगा, तो पैसा बदल जाता है। देखो फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा? साल भर, हर पल पल में बदल रहा है, उसको बोलते हैं क्या? चालू संपत्ति। इसके अलावा होता है बैंक में रोकड़। आप बैंक में पैसा जमा करते हो, ये भी आपका संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति। और कैसा संपत्ति? चालू संपत्ति होता है, ठीक है। इसके अलावा होता है माल या फिर क्या? स्कंद। माल स्कंद या फिर क्या बोलेंगे? स्टॉक। ये क्या होता है? माल स्कंद। क्या सिखाए थे इसके बारे में? जिस चीज़ का आप व्यापार करते हो उसको अपन क्या बोलते हैं? माल या फिर स्टॉक कहते हैं, स्कंद कहा जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो ये भी आपका क्या होता है? संपत्ति होता है। देखो ये भी बदलते रहता है समय के साथ। कैसे बदलते रहता है? आज आप माल खरीद के लाए 10,000 का, अब आपने बेचा, हो सकता है वो माल का वैल्यू मतलब 4,000 का माल बेच डाला, बचा कितना? 6,000। फिर आप 10,000 का और माल के लिए खरीद के ले आए, 16,000 हो गया। मतलब साल भर आप माल खरीदना बेचना चलते रहता है। क्या साल में एक बार खरीद के बैठते हो क्या? नहीं, पूरा साल भर हर पल पल में माल खरीदना बेचना चलते रहता है। इसके अलावा होता है देनदार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे समझना। देनदार होता है, क्या होता है? देनदार। चलिए देनदार के बारे में हम आपको समझाते हैं। देनदार का मतलब क्या होता है? देखिए देनदार का मतलब क्या होता है, समझो। देखिए ये आप हो, हमने बताया था ना कि आपको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा, और आपका कैरेक्टर क्या रहेगा? व्यापार। आपको अपने आप को व्यापार समझ के पढ़ना है। और ये आप हो, ठीक है। ये कौन है? आप हो। आपने इस व्यक्ति को नगद माल बेचा। सपोज आपने नगद माल बेचा, इस व्यक्ति को आपने माल बेच दिया नगद, 10,000 का माल नगद बेच दिया, ठीक। 10,000 का माल इस व्यक्ति को आपने नगद बेचा। इसने माल लिया, लेकर चला गया, बदले में हमको पैसा दिया, बात खत्म। क्या उससे कोई रिश्ता हमारा? कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। हम आपके हैं कौन भैया? हम नहीं जानते आपको, ठीक, कोई रिश्ता नहीं, ओके। उसी जगह अगर मैं कहूँ कि आपने इस व्यक्ति को उधार माल बेचा, आपने इस व्यक्ति को क्या किया? उधार माल बेचा। तो इसने 10,000 का माल आपने उसको बेचा, 10,000 का माल लिया और लेके चलता बना। क्या पैसा दिया? हम पूछे भैया पैसा कब देगा? वो बोला सर 3 महीने बाद दूंगा। हम बोले चल ठीक है 3 महीने बाद दे देना। अब बताइए इस व्यक्ति पे 3 महीने बाद हमको पैसा देगा, इस व्यक्ति पे आपका अधिकार उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल अधिकार उत्पन्न हो रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारी संपत्ति है, ठीक। दूसरी बात, क्या उसने पैसा दिया? नहीं। तो हमारा रिश्ता बना कि नहीं बना उससे? अब रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भैया? तो इसको क्या बोलेंगे? देनदार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देनदार बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? देनदार। जैसे दुनिया में आए पता चला ना मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, बहन है। फिर स्कूल गए तो पता चला ना अरे दोस्त है, ये टीचर है। सबसे रिश्ता है कि नहीं एक दूसरे से? सेम वैसी जिस व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में आप माल बेचते हो, व्यक्ति आपका देनदार है। जब कोई पूछे देनदार को, बोले पापा कौन है? बोले हमको पाल रहा है, हमको वो पापा है। मम्मी कौन? हमने हमको जन्म दी, वो हमारी मम्मी है। भाई बहन कौन है? हमारे पहले से आके बैठे थे, उन लोग हमारे भाई बहन है, ठीक है। प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए हम भी आ गए, हमारे प्रॉपर्टी के हकदार जो है। तो ये क्या है? वैसी जब जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते वो हमारे क्या है? देनदार है। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्या है? हमारे देनदार है, ठीक, ओके। इसको बोलते हैं देनदार। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? संपत्ति है, चालू संपत्ति। कैसे चालू संपत्ति? समय के साथ इसका वैल्यू बदलते रहता है। आप किसी व्यक्ति को एक ही बार माल बेचते हो क्या? अभी आपने 10,000 का माल बेचा, फिर 4 दिन बाद 20,000 का माल बेचा, 30 का हो गया। फिर 5 दिन बाद फिर आपने उसको 10,000 का और माल बेचा, बढ़ गया। फिर किसी दिन आके कुछ पैसे देके चला गया, कम हो गया। तो फ्लक्चुएट होते रहता है कि नहीं होते रहता है? तो देनदार। नहीं आया समझ में? इसके बाद बच्चों होता है प्राप्य पत्र। क्या होता है? प्राप्य पत्र। प्राप्य पत्र का मतलब क्या होता है? तो देखिए प्राप्य पत्र का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप व्यापार हो, आपने इस व्यक्ति को उधार माल बेचा, ये व्यक्ति क्या बना? आपका देनदार। आपको आपने बोला कितने बाद पैसा देगा? वो बोला 3 महीने बाद दूंगा। आपने बोला चल ठीक है 3 महीने बाद। अगर मान लो 3 महीने बाद आप उसके पास पैसा लेने गए तो इनकार कर दिया, तो क्या कर लोगे? तो क्या करोगे? लिखवा लो, लिखवा लो उसको। एक कागज में क्या करो? नोटरी में लिखवा लो, बकायदा सरकार का नोटरी तो ना 100 रुपये 5 रुपये का नोटरी बनवा के क्या कर लो? लिखवा लो उससे कि भैया मैं आपका पैसा वचन देता हूँ। तो क्या करेगा? हम क्या करेंगे? लिखेंगे उसके नाम पे, नोटरी बनवाएंगे। हम क्या करेंगे? नोटरी बनवाएंगे, उसमें लिखेंगे कि मैं, इसका नाम लिखेंगे, मैं फलाना फलाना 10,000 रुपये देने का वचन देता हूँ। तो इसको भेजे, इस पत्र को उसके पास भेजे। उस पत्र पर इसने क्या किया? स्वीकार कर लिया, हस्ताक्षर कर दिया।
और स्वीकार करके फिर से विपत्र क्या कर दिया, हमको वापस भेज दिया। तो इस विपत्र को क्या बोलते हैं, प्राप्य विपत्र। क्या बोलते हैं, प्राप्य विपत्र। मतलब सीधी सी बात है, जब किसी व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं तो व्यक्ति हमारा देनदार बन जाता है, और जब वही देनदार हमको लिखित में क्या कर दे, वचन दे दे कि भाई आपका पैसा मैं लौटा दूंगा, लिखित में वचन दे दे, तो जो लिखित प्रपत्र होता है ना उसको बोलते हैं प्राप्य पत्र। क्या बोलते हैं, प्राप्य। नाम से स्पष्ट है, प्राप्य। प्राप्य मतलब अपन को वचन प्राप्त कर रहे हैं अपन लोग, प्राप्य मिलना बाकी है और वचन प्राप्त कर रहे हैं, विपत्र है। ठीक है, प्राप्य विपत्र। नहीं आया समझ में, आ गया, भूलोगे तो नहीं। चालू संपत्ति है, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को। इसके अलावा होता है अल्पकालीन विनियोग। अल्पकालीन विनियोग होता है, तो समझ गए होगे, विनियोग का मतलब तो बता ही दिए थे, अल्पकालीन कम समय के लिए चालू है। इसके अलावा होता है पूर्वदत्त व्यय। क्या होता है, पूर्वदत्त व्यय। इसके बारे में चर्चा हम अलग से करेंगे, बाद में करेंगे, किसी और क्लास में करेंगे। उपार्जित आय, इसके लिए भी चर्चा अपन क्या करेंगे, किसी और क्लास में करेंगे, अभी फिलहाल इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हुआ आपकी संपत्ति का डिटेल। ठीक, तो इस प्रकार क्या सीखा आपने, संपत्ति जो है दो प्रकार की होती है, स्थायी संपत्ति और दूसरा चालू संपत्ति। स्थायी संपत्ति वो संपत्ति जिसको रोकड़ बदलने में काफ़ी वक्त लगता है, जबकि चालू संपत्ति को रोकड़ बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर आप रोकड़ में क्या कर दोगे, खटाक से बदल लोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो ये है संपत्ति का डिटेल। ऑलराइट, कुछ पूछना है? नहीं, नोट करेंगे। चलिए देखिए, तो संपत्ति का डिस्कस हो गया। अगला हम लोग बात करेंगे किसका, दायित्व का। दायित्व का मतलब क्या होता है? देखो, दायित्व का मतलब होता है जैसे ऐसा कोई भी जैसे संपत्ति में क्या होता था, ऐसा कोई भी लेन देन जिससे आपके ऊपर आपको लगता था कि मेरा सामने वाले के ऊपर अधिकार बन रहा है। आपका कद जो है 2-4 इंच क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, उठ जाता था। लेकिन दायित्व में क्या होगा, ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, उल्टा आपके ऊपर क्या होगा, दबाव उत्पन्न होगा, आपके ऊपर बोझ बनेगा, उसको बोलते हैं दायित्व। जैसे मान लीजिए आपने मेरे से कर्जा ले लिया 10,000 रुपया, कर्जा ले लिया मेरे से आपसे 10,000। क्या फील हो रहा है आपको, क्या फील हो रहा है? पैसा तो आया लेकिन एक फील हो रहा है वापस करना है, दबाव फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दबाव उत्पन्न हो रहा है, इसी को बोलते हैं दायित्व। क्या बोलते हैं, दायित्व। मतलब कोई भी लेन देन जिसमें आपका कद जो है थोड़ा सा 2-4 इंच क्या हो जाएगा, दब जाएगा, उसको अपन बोलते हैं क्या, दायित्व। तो देखो, दायित्व भी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है स्थायी दायित्व। स्थायी दायित्व वही कहानी जिसका मूल्य साल भर एक समान रहे, ऐसा दायित्व जिसका बर्डन हमारे ऊपर साल भर एक समान है, स्थायी दायित्व कहलाएगा। और चालू दायित्व, ऐसा दायित्व जिसका बर्डन हमारे ऊपर साल भर बदलते रहता है, कभी वो बर्डन कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, वो बोझ कम ज़्यादा होते रहता है, उसको बोलते हैं चालू दायित्व। या स्थायी दायित्व का मतलब क्या, ऐसा दायित्व जिसको भुगतान कर, दायित्व भुगतान ही करना पड़ेगा, जिसको लंबे समय बाद भुगतान करना है, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उसका भुगतान करना है। कौन सा दायित्व, स्थायी दायित्व। और ऐसा दायित्व जिसका हमको भुगतान कब करना है, मतलब बिल्कुल 15-20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर, 5-6 महीने के अंदर भुगतान करना, कम समय में, चालू दायित्व। बात खत्म, समझ में आ गया, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक, तो स्थायी दायित्व के एग्जांपल क्या क्या है? सबसे पहला है पूंजी। क्या है, पूंजी। चलिए, सबसे पहला पूंजी। तो पहले पूंजी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा पूंजी का मतलब क्या होता है? देखो, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साइड में कर रहा हूँ, तो जब लिखते हो ना तुम लोग तो उसको नीचे लिख लिया करो, नोट करते समय। इधर ऐसा लिखा, फिर इसको एक्सप्लेन वाले को नीचे लिख लिया करो। ठीक है, मैं हालांकि साइड में कर रहा हूँ। तो देखिए, पूंजी, पूंजी का मतलब क्या होता है? देखो, पूंजी का मतलब होता है ये आप व्यापार हो, मैंने बोला था ये व्यापार है, और ये आपका क्या है, मालिक है। ये कौन है, मालिक है। बताओ आपका कैरेक्टर क्या है यहाँ पे? आप व्यापार हो, आपको ये है, आप ये हो। ठीक, पूंजी का मतलब क्या होता है भाई? देखो, जब व्यापार शुरुआत होता है तो शुरुआत में कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो शुरुआत में क्या होता है, व्यापार का जो मालिक है अपने जेब से, अपने घर से कुछ रोकड़ लगाता है व्यापार में, कुछ संपत्ति भी लगाता है। सही बात है कि नहीं है? कुछ माल वगैरह भी क्या करता है, लगाता है। भाई पेड़ से फल चाहिए तो शुरू में कुछ तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, फिर फल मिलेगा धीरे धीरे। तो भाई व्यापार का मालिक भी क्या करता है, अपने घर से लाकर शुरुआत, व्यापार जब भी शुरुआत करता है कुछ तो अपने जेब से लगाता है। उसके बाद जो कमाएगा व्यापार से वो व्यापार में लगेगा। पहला शुरुआत तो अपने जेब से करेगा। अपने जेब से जो कुछ भी व्यापार में क्या करता है, लगाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, पूंजी। क्या कहते हैं उसको अपन लोग, पूंजी। जो कुछ भी लगा रहा है, लेकिन वो बशर्ते वो अपने निजी संपत्ति से लगाए, व्यापार से नहीं लगाए, निजी संपत्ति से लगाए, उसको बोलते हैं पूंजी। क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। देखो पूंजी लगा कि नहीं लगा। ठीक, अब सवाल उठता है कि पूंजी दायित्व क्यों है? क्योंकि भाई देखो, आप व्यापार हो, आपका मालिक आपके ऊपर ये सब चीज़ें लगाया ना, रोकड़ लगाया, संपत्ति लगाया, माल लगाया, किस आशा से लगाया कि मुझे लाभ मिलेगा। किस आशा से? लाभ, आपको लाभ देना। बोझ बन रहा है आपके ऊपर कि मेरा मालिक मेरे ऊपर पूंजी लगाया तो मेरे को पूंजी तो वापस करना ही करना है, साथ में लाभ भी क्या करना है, दबाव बना कि नहीं बना, इसलिए दायित्व है। क्या है, दायित्व। और स्थायी दायित्व क्योंकि लंबे समय का है पूंजी, क्योंकि भाई एक बार पूंजी लगाते तो फिर 5-6 साल फुर्सत। पूंजी एक ही बार लगाई जाती ना, ऐसा थोड़ी पूंजी लगाए तुरंत वापस ले लिए। ये तो लग गया, जब तक व्यापार चलेगा, जब तक बंद नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। ठीक, इसको बोलते हैं पूंजी।
इसके अलावा होता है ऋण। ऋण मतलब क्या होता है? लोन। अब आप व्यापार हो बाहरी मालिक से नहीं, बाहरी लोगों से अगर आप ऋण ले रहे हो, किसी बाहरी लोगों से ऋण ले रहे हो, जैसे बैंक से ले लिए, किसी व्यक्ति से ले लिए व्यापार होते हुए, तो उसको बोलते हैं ऋण। क्लियर है? ऋण मतलब लोन, इंग्लिश में लोन बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा होता है बैंक ऋण, एक ही बात है। ठीक है, दीर्घकालीन उधार। दीर्घकालीन उधार, किसी से लंबे समय का आपने उधार ले लिया, वो भी एक प्रकार से आपका दायित्व में आता है। तो दायित्व की श्रेणी में ये सब चीज़ें आती है। कोई दिक्कत? तो ये कौन सा दायित्व हुआ आपका? स्थायी दायित्व। ये पूंजी को मैं इधर लिख देता हूँ, पूंजी का कहानी यहाँ लिख देता हूँ। पूंजी का मतलब क्या होता है? जब व्यापार और व्यापार का मालिक, जब व्यापार का मालिक अपनी निजी संपत्ति से जो कुछ भी व्यापार में लगाता है, चाहे रोकड़ लगा रहा होगा या फिर माल लगा रहा होगा या कोई भी संपत्ति लगा रहा होगा अपनी निजी संपत्ति से, तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? पूंजी दायित्व कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं चालू दायित्व। चालू दायित्व का मतलब क्या होता है? जो जिसका मूल्य साल भर बदलते रहता है उसको बोलते हैं चालू दायित्व। जैसे कि सबसे पहला होता है लेनदार। क्या होता है? लेनदार। बोलोगे सर लेनदार का मतलब क्या है? देखिए, ये आप हो, ये कौन है? आप हो, और ये ग्राहक है। ठीक, आपने इस व्यक्ति से नगद माल खरीदा, नगद माल खरीदा, क्या इस व्यक्ति से कोई रिलेशन बना आपका? सर कोई रिलेशन नहीं, पैसा हमने माल खरीदा, हमने माल लिया, पैसा दिया, बात खत्म, कोई रिलेशन नहीं हमारे इससे। उसी जगह अगर आप इस व्यक्ति से उधार माल खरीदते हो, क्या खरीदे? उधार माल खरीदे आपने इस व्यक्ति से, क्या रिलेशन बना? हाँ सर बना। आपने इस व्यक्ति से उधार माल खरीद लिया, क्या पैसा दिया? माल ले लिया, पैसा दिया? नहीं दिया, इससे रिलेशन बना कि नहीं बना? तो इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? लेनदार। जैसे पापा को पापा बोलते हैं, मम्मी को मम्मी बोलते हैं, हमारे जैसे टीचर को सर बोलते हो, दोस्तों को दोस्त बोलते हो, वैसे ही इसको लेनदार। कोई दिक्कत? तो ये होता है दायित्व। क्या होता है? चालू दायित्व। देखो माल खरीदना लगातार साल भर चलते रहता है ना, सही बात है गलत बात है? ठीक है, और पेमेंट भी करते रहोगे कम समय में। ठीक है, इस वजह से। इसके अलावा होता है देवी पत्र। क्या होता है? देवी पत्र। तो बोलो इस बार वचन कौन देगा? अरे जो दे रहा नहीं, बताओ आप दोगे? आप, मैं बोला ना कैरेक्टर में ढलो, अपने आप को फील करो। मैं बोल रहा हूँ वचन कौन देगा? आप दोगे कि सामने वाला देगा? सर हम देंगे, ऐसा बोलो। दूसरे का व्यू मत देखो, आप अपने आप को कैरेक्टर में ढलो। जैसे बोलूँगा देवी पत्र, तो अपने आप को समझो कि मेरा देवी पत्र। जब मैं संपत्ति की बात करता हूँ तो अपने आप को सोचे करो कि मैं व्यापार हूँ, मेरा संपत्ति है। सोचिए आप, कैरेक्टर में ढलिए। जब तक कैरेक्टर में नहीं घुसोगे तब तक ये अकाउंट समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, हाँ। तो क्या था? कौन देगा वचन इस बार? हम देंगे। देखो हम है ना, हम देंगे वचन। तो इस बार हम वचन दे रहे हैं लिखित में, लिखित में वचन दे रहे हैं। इस बार साइन हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारे लिए? देवी पत्र। क्या? देवी पत्र। नाम से स्पष्ट है। देखो दे मतलब देना, हम दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं। जब लिखित में हम वचन देते हैं तो क्या बोलते हैं? देवी पत्र। कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बच्चों होता है बैंक अधिविकर्ष। क्या होता है? बैंक अधिविकर्ष, या फिर इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोला जाता है। ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, या फिर क्या बोला जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके बैंक में 10,000 रुपये जमा है। आपके बैंक में कितना जमा है? 10,000। ठीक, आपको आवश्यकता है 15,000 की। बताओ एटीएम गए, कितना निकाल सकते हो बैंक से? ज़्यादा आपको 15,000 की आवश्यकता है, लेकिन जमा कितना है? 10। कितना निकालोगे एटीएम से? 9,000 निकालोगे? पूरा 10 निकालोगे ना? 10 की जरूरत है ना, पूरे 10 निकाल लिए। वो नियम कायदा छोड़ो ना। ठीक है, ठीक है, 10 निकालोगे, निकाल लिए 10,000 रुपये। ठीक, कुछ बचा? नील। ठीक है, आपको आवश्यकता थी 15,000 की, आपके अकाउंट में जमा था 10,000 रुपये, आपने निकाला 10,000 रुपया। उसके बाद 5,000 निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। बैंक वाला बोलता है निकाल लो ना। आपके अकाउंट में कितना जमा है? 10 ना, आप निकालिए, टाइप कीजिए 15,000 रुपये, निकलेगा 15,000 रुपये। निकाले 15,000 रुपये, कितना एक्स्ट्रा निकाले? 5,000 एक्स्ट्रा निकाले। उसी को बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर ऐसा होता है क्या? चलिए ट्राई करते हैं अपन लोग। मेरे अकाउंट में तो 700 रुपये जमा सर, मैं 1000 निकालता हूँ, 300 एक्स्ट्रा निकालता हूँ। नहीं, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। ऐसे कुछ विशेष कस्टमरों के साथ करती बैंक। देखो बैंक क्या होती है? बैंक और व्यापार का रिलेशन बड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे आप कल को व्यापारी बनोगे, अब आपका लाखों का ट्रांजैक्शन होगा हर साल। आपको बैंक वाला जाने का कभी 5 लाख, बैंक वाला जानता है कि जब आप माल बेचते हो तो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। और जब कभी आप क्या करते हो? पेमेंट करते हो तो पैसा क्या हो जाता है? चला भी जाता है। तो बैंक वाला आपके साथ लेन देन है। जब आप इतने महंगे कस्टमर हो तो जब जाओगे बैंक वाला तो आप लाइन में नहीं लगोगे, मैनेजर सीधा आपको अपने कैबिन में बैठाएगा, चाय पिलाएगा, क्योंकि आप बड़े कस्टमर हो। ठीक है, तो बैंक क्या बोलेगा कि भाई आप मतलब कल को आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़े, आपको आपके अकाउंट में कुछ पैसा जमा है और उससे एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़े, निकाल लेना, मेरे से पूछना भी मत, निकाल लेना आप। ठीक, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखो आपके अकाउंट में जमा कितना था? 10,000। आपने निकाला कितना? 15। कितना एक्स्ट्रा निकाला? वो आपका बैंक अधिविकर्ष है।
अब कल को आप जब जमा करोगे ना बैंक में, जैसे कल को बैंक में 50,000 जमा किए तो बैंक बैलेंस कितना शो करेगा? 45। 5,000 पिछला काटेगा और शो करेगा कितना? 45 को बोलते हैं बैंक अधिविकरण। चालू दायित्व कैसा है? चालू, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता। क्लियर आप सभी को? ध्यान देखो, बड़े हो गए, दिमाग में रखो ये सब चीज़ों को। हर चीज़ को कॉपी में लिखने वाली बात नहीं है, ये सब समझने वाली बात है, दिमाग में रखने वाली बात है। ठीक, ओके। इसके बाद होता है बैंक अधिविकरण के बाद अगला दायित्व होता है तुम्हारा अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण कम समय के लिए ऋण हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका अदत्त व्यय, इसके बारे में चर्चा अपन बाद में करेंगे, अलग से करेंगे। और इसके अलावा होता है अनुपार्जित आय, इसकी भी चर्चा अपन अलग से विशेष क्लास में करेंगे। अनुपार्जित आय, कोई परेशानी यहाँ तक? तो ये हुआ डिस्कस दायित्व के बारे में, स्थायी दायित्व और चालू दायित्व। कुछ पूछना है? नोट करें। चलिए, तो अब बात हो गया दायित्व का और बात हो गया संपत्ति का। अब बात करेंगे हम लोग व्यय का। किसका बात करेंगे? व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? देखो, व्यय का मतलब होता क्या है? सबसे पहले व्यय का मतलब ये होता है कि जब आप व्यापार होते हो, मतलब आप क्या करते हो, सामने वाले को कुछ पैसे देते हो। क्या देते हो बदले में? सामने वाले को कुछ पैसे देते हो, रोकड़ देते हो सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है। और बदले में वो कोई आपको फिजिकल चीज़ नहीं देता। फिजिकल चीज़ मतलब जैसे कोई चीज़ अपन खरीदते, जैसे अपन ये पेन खरीदे, जैसे अपन पेन दे तो बदले में अपन पैसे, जैसे पेन खरीदोगे तो बदले में पैसा दोगे तो बदले में पेन मिलेगा। मतलब फिजिकल चीज़ जाएगी तो फिजिकल चीज़ आएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आप पैसे तो देते हो बट कुछ चीज़ें आती नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप कभी ऑटो में जाते हो, कहीं गए, आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे, जैसे ही आप पहुँचे वहाँ पर तो आपने ऑटो वाले से पूछा भाई कितना हुआ? बोला 50 रुपये हुआ। तो उसको आपने 50 रुपये क्या किया? दिया और चलते बने। बदले में कुछ आया? सर कुछ आया ही नहीं। क्या आया? तो फिर कहाँ गया 50 रुपये? मम्मी मारेगी फिर तो घर जाके। क्या करी? 50 रुपये। सामने वाले का क्या आया? सर्विस आया, सेवा। क्या आया? सेवा। अब सेवा दिखाई देती नहीं भैया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे फीस दे रहे हो, आपकी तरफ से फिजिकल चीज़ जा रही है बट मेरे तरफ से कुछ मिल रहा है क्या आपको? क्या मिल रही है? हमारी सेवा मिल रही है ना। ये होता है सेवा, इसी को बोलते सेवा। इसी को बोलते व्यय। क्या बोलते? व्यय। तो देखो, बदले में आप कुछ पैसे तो देते हो लेकिन बदले में कोई फिजिकल चीज़ नहीं मिलती, बल्कि क्या मिलता है? सामने वाले का सेवा, उसको बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो खर्च करते हो उसको बोलते हैं व्यय। अपन क्या कहते हैं? व्यय बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, आप क्या कर रहे हो? बढ़िया आराम से पंखा चला रहे हो, फैन ऑन कर रहे हो, बढ़िया पंखा चल रहा है, ठीक, हवा आ रहा है, फ्री में आ रहा है। क्या आ रहा है? बदले में पैसा दे रहे हो तो आपको सेवा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेवा। वैसे ही क्या होता है, जैसे कि कोई आपके घर में मजदूर आता है, आप मजदूर से क्या करते हो? काम कराते हो। काम हम कराए, दिन भर काम कराए, ये काम कर, वो काम कर, दुनिया भर का काम कराए, और उसको फिर लास्ट में 300 रुपये आपने क्या किया? पे किया। क्या फिजिकल चीज़ दिया उसने आपको? जैसे पे किया, क्या है वो? उसकी मजदूरी। व्यय है। क्या है? व्यय। तो यानी कि सेवा का आदान प्रदान होता है। मतलब व्यय का मतलब क्या होता है? ऐसा जगह जहाँ आप रोकड़ देते हो परंतु बदले में कुछ चीज़ फिजिकल चीज़ नहीं आती है, बल्कि क्या होता है? सेवा सामने वाले का आता है, उसको बोलते हैं व्यय। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे कि मजदूरी, समझ रहे हो मजदूरी का मतलब, ठीक है। वेतन, क्या होता है? वेतन, किसी को वेतन देते हो, सैलरी वगैरह देते हो, तो समझते हो वेतन सैलरी का मतलब किस काम कर देते हो। इसके अलावा जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का बिजली व्यय हो गया, पानी व्यय हो गया, किराया, पानी बिल मतलब पानी व्यय, किराया हो गया। क्या हो गया? किराया का भुगतान करोगे आप, किराया दे रहे हो, वो हो गया। और क्या हो सकता है? भाड़ा। क्या? भाड़ा, या किसी प्रकार का गाड़ी भाड़ा। भाड़ा मतलब क्या? गाड़ी भाड़ा दे रहे हो। इसके अलावा ढुलाई का खर्चा कुछ होता है ना, माल वाल का ढुलाई करवा के पैसा लाते, वो हो गया। रेल भाड़ा हो गया, ठीक है। किसी प्रकार का कर व दर हो गया। जैसे अपन छोटा मोटा कर देते हैं ना, म्यूनसिपल टैक्स देते हैं, नगर निगम को कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, वो सब कर में आ जाता है, छोटे छोटे कर आ गए। इसके अलावा और कौन सा व्यय का एग्जाम्पल हो सकता है? आप ही लोग बताइए। टैक्सी का किराया होता है कई बार, टैक्सी का किराया, है ना। ब्याज देना, आप किसी को ब्याज क्या कर रहे हो? भुगतान कर रहे हो, क्या है आपके लिए? व्यय होता है। और बताओ और क्या हो सकता है व्यय? एग्जाम्पल व्यय के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई एक दो एग्जाम्पल नहीं। मोबाइल का रिचार्ज कराते हो भी क्या है? व्यय है ना। तो ये सब चीज़ें व्यय के एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल थे। व्यय का मतलब बताना मेरा मेन मकसद। व्यय में देखो इसमें क्या हो रहा है? फिजिकल चीज़ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? सेवा आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? व्यय होता है, ठीक। इसी प्रकार बच्चों होता है क्या? हानि। क्या होता है? हानि का मतलब क्या होता है? हानि का मतलब होता है सडनली हो जाता है हानि, पहले से पता नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई व्यक्ति को काम पे रखोगे, तो जैसे आप व्यक्ति को काम पे रखे
तो आपको पता होता है कि भाई मैं इससे काम कराया तो मुझे इतना पैसा देना, आपको पहले से पता है। ठीक, आप जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अपन ऑटो में बैठे या रेलगाड़ी में बैठे, हमको पता होता है कि भैया हम बैठे तो हैं, हमको इतना पैसा क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना होता है, पहले से पता होता है वह में। हानि पता नहीं होता, सडनली हो जाती है हानि। ठीक है, चल रहे चाय पी रहे हैं, पता है कि चाय का पैसा का भुगतान करना है, कप फोड़ दिए, कप फूट गया गलती से, उसका अंदाजा नहीं था। चाय का भुगतान करेंगे पता था, लेकिन कब फूटेगा उसका अंदाजा नहीं था, तो वो हानि कहलाती। क्या कहलाती है? हानि। अब हानि का क्या एग्जाम्पल है, जैसे किसी प्रकार का कुछ चीज़ चोरी हो जाता है, किसी प्रकार का कोई भी माल या दुर्घटना में नष्ट वगैरह हो जाता है, तो चोरी हो जाना, नष्ट हो जाना, ये सब किसके उदाहरण है? हानि के उदाहरण है। ठीक है, भूकंप में ढह जाना, ये सब किसके उदाहरण है? हाँ, कुछ अकाल आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, हानि हो गया, कैजुअली हो गया हानि। क्या हो गया? हानि हो गया। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा होता है क्या? व्यय, आय होता है। क्या होता है? आय। आय का मतलब क्या होता है? देखो ये आप हो, ये कौन है? आय। देखो आपको क्या मिल रहा है? रोकड़ मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? पैसा मिल रहा है। रोकड़ कब मिलता है? जैसे मान लीजिए मैं पेन बेचूं, तो मैं पेन बेचूंगा, मेरे पास से फिजिकल चीज़ जाएगी और पैसा क्या होगा? आएगा। तो रोकड़ क्या कब मिलता है? रोकड़ जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो रोकड़ मिलता है। और कब पैसा रोकड़ मिलता है? जब हम किसी को सेवा देते हैं। क्या देते हैं? सेवा देते हैं, तो बदले में हमको रोकड़ मिलता है, वो हमारा आय है। जैसे हमने किसी को सेवा दिया तो बदले में रोकड़ मिल रहा है। आपने किसी के लिए जाके काम किया तो बदले में आपको पैसे मिले, सैलरी मिला, क्या है आपके लिए? आय है। ठीक है, सेवा मिल रहा है तो आय है। तो आय के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आय का एग्जाम्पल आपको ब्याज मिला, कमीशन मिला, ये सब आय के एग्जाम्पल है ना। किराया मिला, क्या मिला? किराया मिला। किसी प्रकार का फीस मिला, कोई फीस अगर आपको मिलता है तो वो मिला। तो जो कुछ भी आपको मिलेगा वो सब तुम्हारे क्या कहलाते हैं? आय कहलाते हैं। समझ में आ गया? वैसे ही होता है लाभ। लाभ में क्या होता है? सडनली वो लाभ हो जाता है आपको, सडनली कोई चीज़ हो जाता है। जैसे कोई चीज़ आपने बेचा 10,000 की चीज़, कोई आपके पास फर्नीचर पड़ा था, आपने 10,000 की फर्नीचर को 12 में बेच दिया, कितना फायदा हो गया? 2,000। उसको बोलते हैं लाभ। खैर, हानि और लाभ में उतना ज़्यादा ध्यान मत दो, मेन किस पे फोकस करो? वाय और आय पे। कोई दिक्कत? तो बच्चों आज हमारा मकसद क्या था? टेक्निकल वर्ड बताना। तो आज हमने आपको संपत्ति क्या होती है, दायित्व क्या होती है, मेन चीज़ें, और आय क्या होता है, व्यय क्या होता है, अच्छे से दिमाग में बैठा दिए। घर जाके इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक, तो कल से जब मैं प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करूंगा, जब आपको जर्नल एंट्री कल सिखाना चालू करूंगा, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो कल से अपन प्रैक्टिकल क्लास क्या कर लेंगे? स्टार्ट कर लेंगे। कल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बाय।